हाउ आई टाउट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाई सुधा मूर्ति। कहता हैव यू एवर हेल्प्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स टू लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने अपनी दादी माँ को न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में, नई तकनीक सीखने में, कंप्यूटर चलाना सीखना हो, मोबाइल चलाना सीखना हो, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी, वो क्या सीखने में आपने मदद की है? अगर की है तो उसके विषय में कुछ टास्क है और कह रहा है उसमें क्या फीलिंग, क्या एक्सपीरियंस आया। जैसे टीचिंग देम हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन। आपने अगर अपने दादी जी को या दादाजी को या किन्हीं को स्मार्टफोन चलाना सिखाया हो, बड़ा वाला जो मोबाइल होता है, स्मार्टफोन चलाना सिखाया हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको कैसा अनुभव हुआ? दादाजी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? दादी जी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? दादाजी या दादाजी जल्दी सीखे या सीखने में समय लगा? क्वालिटीज ग्रैंड पेरेंट्स डिस्प्लेज, और उन्होंने किस क्वालिटी को डिस्प्ले किया, मतलब सीखे तो उनकी क्या फीलिंग थी, खुश हुए, नहीं हुए। टीचिंग देम हाउ टू लॉग इन फॉर वर्चुअल गेट टुगेदर। या कभी आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दादाजी या दादी जी को वर्चुअल गेट टुगेदर, जो वर्चुअल मीटिंग होता है, मोबाइल से पर जो मीटिंग होती है, इसके लिए आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाने का प्रयास किया? जैसे मतलब क्या हुआ, या तो आपने मतलब दिखाया उनको, सिखाया क्या कि यूट्यूब आपको कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया, तो वीडियो कॉल करके उनके फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को, या अपने चाचा जी से किसी से बात कराया हो आपने, उस कंडीशन में आपका क्या फीलिंग हुआ? और दादाजी या दादी जी, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने क्या क्वालिटी डिस्प्ले किया? टीचिंग देम हाउ टू एक्सेस ऑनलाइन न्यूज़पेपर। कभी उन्हें ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ाया, या कभी ऑनलाइन कुछ दिखाया, कोई ऑनलाइन लेटर लिखाया, कोई चाचा जी या कोई और भाई या कोई रिलेटिव, कोई मामा जी, नाना जी, किन्हीं ने कोई ऑनलाइन मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा, वो आपने दादाजी को दिखाया कि देखिए दादाजी, मामा जी ये भेजे हैं, मैसेज भेजे हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो उस समय आपकी क्या एक्सपीरियंस रही और दादाजी की क्या? Have you ever been on a trip to any place in India where you do not know language spoken locally? कभी आप ऐसे जगह पर गए घूमने के लिए जहां की भाषा आपको नहीं आती है, वहां की लैंग्वेज नहीं आती है? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू मैनेज टू कम्युनिकेट? और आपने कैसे कम्युनिकेट किया, उसको कैसे मैनेज किया? आप चले जाओ बंगाल, हम लोग बिहार के हैं, आप चले जाओ बंगाल, वहां से भी आप दूर, आप चले जाओ तमिलनाडु, या आप चले जाओ कर्नाटका, या आप चले जाओ केरला, जहाँ की भाषा मलयालम है, केरला की मलयालम है, कर्नाटक का कन्नड़ है ना, तमिलनाडु का तेलुगु भाषा है, हिंदी बहुत कम समझते हैं। वहां आपको क्या समस्या आई, आपने कैसे ओवरकम किया? तो ये सब चीजों के बारे में पहले कहता कहानी पढ़ने से पहले सोचिए, और अब कहता है नाउ यू रीड द टेक्स्ट। अब यहां से टेक्स्ट यानी कहानी शुरू हो रही है। क्या है? सुधा मूर्ति की कहानी। When I was a girl of about 12, when I was a girl of about 12, कहती है कि जब कहानी लिखी थी सुधा मूर्ति, उस समय उनकी एज कितनी है? ध्यान रखिएगा, कितनी ईयर एज होती है उनकी? 12 ईयर की। तो कह रहा जब मैं कोई 12 साल की रही होंगी,
When I was a girl of about 12, 12 साल की युवती रही होंगी, लड़की रही होंगी, आप लोग एज की। I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents। तो जो नरेटर हैं, नरेटर कह रही हैं कि जब मैं कोई 12 साल की रही होंगी तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी। कहां की कहानी बता रही है? एज क्या बता रही है ये? इनकी एज क्या थी? 12 ईयर्स। इनकी एज कितनी थी? 12 ईयर की है। कहां रहती हैं ये? नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में। नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में किनके साथ रहती हैं? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, विद ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी और दादी जी भी हो सकती हैं या फिर नाना जी नानी जी, कोई भी हो सकती है, लेकिन यहां दादाजी और दादी जी की बात करेंगे। Those days the transport system was not very good। उन दिनों जब मैं खुद 12 साल का रहा होऊंगा था तो उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। रोड कच्चे रोड हुआ करते थे। अधिकांश भारत में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उन दिनों की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, नहीं होता था। आप लोग अपने आप को वेल फॉर्चुनेट मानिए, खुशनसीब मानिए, सौभाग्यशाली मानिए कि आप उस इरा में हैं, उस समय में हैं जब सब कुछ बहुत अच्छा है, इजीली एक्सेसिबल है। आपको यहाँ से पटना जाना है, यानी यहाँ से अगर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाना है तो आपको कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं होने जा रही है। 100 किलोमीटर आज के डेट में कोई दूरी ही नहीं लगती है, डिस्टेंस ही नहीं लगती है। लेकिन हम लोगों का बचपन था 10 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस हुआ करती थी। 10 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस हुआ करती थी। सुधा मूर्ति भी उसी दिनों की कहानी कहती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, मतलब व्हीकल्स बहुत कम चला करते थे। हम लोग का चलने का साधन क्या था? टमटम, तांगा गाड़ी, समझ रहे हैं ना? देखे ना तांगा, टमटम पर चले हैं। 10 साल क्या, हम लोग तो उस पर बहुत बात तक चले हैं। यहाँ से अगर पटना जाना हो तो पटना जाने में 5 से 6 घंटा लग जाता था। तो उन दिनों की बात कर रहे हैं। इसके थ्रू करें, याद कीजिए उन स्ट्रगल्स को, उन परेशानियों को जो हमारे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिन परेशानियों से गुजरे। So we used to get the morning papers only in the afternoon। और इनकी क्या समस्या होती थी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इसीलिए जो मॉर्निंग न्यूज पेपर होता था, जो अखबार सुबह आता है ना, अखबार सुबह आता है। कई बच्चों के घर में तो उठने से पहले अखबार आ जाता है, नहीं आ जाता है ना? वो अखबार आफ्टरनून में मिलता था, दोपहर के बाद मिलता था। मैं खुद बताता हूं, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़पेपर है द हिंदू। खासकर जो हायर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो ये न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। आज से 1-2 साल पहले तक यहाँ मतलब बिहार में, पटना में ये न्यूज़पेपर एक दिन लेट से आती थी। यानी कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ते थे और आज का न्यूज़पेपर कल पढ़ते। अब तो ठीक हो गया, अब तो उसी दिन मिल जाता है। लेकिन ये कह रही हैं
कि न्यूज़पेपर, मॉर्निंग का न्यूज़पेपर कब मिलता था? आफ्टरनून में मिलता था, दोपहर बाद मिलता था। दिक्कत कहाँ थी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, उसको लाने ले जाने में बहुत अधिक समय लगता था। द वीकली मैगजीन्स यूज्ड टू कम वन डे लेटर, और जो वीकली मैगजीन होती थी, वह मैगजीन, वह अखबार, वह पत्रिकाएं, मैगजीन जो सप्ताह में निकलती है। मैगजीन कई तरह का निकलते हैं, तो डेली हो गया न्यूज़पेपर हो गया, वीकली मैगजीन होता है, फिर आपको वो मंथली मैगजीन होता है ना, ठीक है, क्वार्टरली मैगजीन होता है, ऐसा मैगजीन होता है। तो जो वीकली मैगजीन हुआ करता था, एक सप्ताह में मिलने वाला जो मैगजीन हुआ करता था, वो एक दिन लेट से आता था। मतलब और जगह अगर वो मैगजीन 7 तारीख को आता था, तो नरेटर के घर में, नरेटर के दादी जी के घर, ग्रैंड पेरेंट्स के घर कब आता था? 8 तारीख को आता था, एक दिन लेट। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। बस से आया करती थी। अब बस को वहां टाइम होगा तब ना आएगी, वो न्यूज़पेपर अखबार के लिए तो बस आएगी नहीं केवल, क्योंकि उस समय कम भी चलता था, अखबार लेने वाले भी कम हुआ करते थे, मैगजीन पढ़ने वाले भी कम हुआ करते थे। आज तो स्पेशल व्हीकल से अखबार आता है, नहीं, सुबह में देखिएगा 5 बजे आती है गाड़ी, सुबह 5 बजे आती है गाड़ी अखबार लेकर, सुबह 5 बजे। पहले हुआ था दिल्ली में अखबार छपता था, दिल्ली से जो न्यूज़पेपर द हिंदू की बात में कर रहा हूं, दिल्ली में छपता था, दिल्ली से ट्रेन से आता था, तो कोई भी ट्रेन सेम डे आती नहीं है ना, तो वहां उस दिन अगर लोड होता था तो अगले दिन ट्रेन में आ जाता था, तो वही होता था। तो ये इनका अखबार किससे आता था? बस से आता था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। वेट ईगरली का मतलब क्या हो गया? बेसब्री से। किसकी? बेसब्री से, अब सब्र नहीं हो रहा है। which used to come with the papers। हम लोग उस बस का इंतजार बेसब्री से करते थे, बहुत ही करते थे, इंतजार करते रहते थे, जो बस पेपर लेकर आती थी। वहां से बस से आती थी शहर से, क्योंकि इनका ये कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। गांव में रहती थी तो गांव में कुछ भी शहर से, पास के शहर से आती थी, तो पास के शहर से जो बस आती थी, पहली बस, वो दोपहर बाद आती थी, और उस बस का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते थे। विच यू टू कम विद द न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन एंड पोस्ट। यानी वो जो बस आती थी, वह बस पेपर लेकर आती थी, वीकली मैगजीन लेकर आती थी, पोस्ट यानी चिट्ठी या कोई मैसेज था, वो सब लेकर, सब उसी बस से आता था जो शहर से आती थी बस, और वो बस कब आती थी? आफ्टरनून में आती थी। यहां तक क्लियर हो गया ये? यहाँ का अभी तक सारांश सिर्फ इतना है कि नरेटर कहती हैं कि जब मैं कोई 12 साल की थी, अपनी दादी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी। वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन का साधन, आने जाने की सुविधा, अच्छी सुविधा नहीं थी। हमें डेली अखबार, न्यूज़पेपर दोपहर बाद मिलता था, वीकली मैगजीन एक दिन बाद मिलता था। हम लोगों को उस बस का बेसब्री से इंतजार होता था, जो बस मैगजीन या न्यूज़पेपर अखबार लेकर के आती थी। आगे, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब क्या हुआ? उन दिनों। एट दैट टाइम, उन दिनों, त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे, बहुत प्रसिद्ध लेखक। राइटर मतलब लेखक, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। किस भाषा के? कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक। उनका क्या नाम था? त्रिवेणी। याद रखिएगा, ये आगे के लिए आपको काम देगा। त्रिवेणी। त्रिवेणी कौन है? पॉपुलर
कन्नड़ा, कन्नड़ भाषा के, कन्नड़ एक लैंग्वेज है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, पॉपुलर कन्नड़ राइटर, पॉपुलर कन्नड़ राइटर, कन्नड़ लैंग्वेज की, कन्नड़ भाषा के प्रचलित पॉपुलर प्रसिद्ध राइटर थे। उनका क्या नाम था? त्रिवेणी। शी वॉज वंडरफुल राइटर, शी वॉज वंडरफुल राइटर। वंडरफुल राइटर का मतलब यहां क्या हो गया? वंडरफुल राइटर। वंडरफुल राइटर का मतलब हो गया बहुत ही दक्ष, बहुत ही कुशल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। वो जो लेख लिखती थी, कहानी लिखती थी, कुछ भी लिखती थी, बहुत ही सरल भाषा में लिखती थी, इजी लैंग्वेज में लिखती थी, आसानी से सबको समझ में आने वाली भाषा में लिखती थी। यानी वो जिस लैंग्वेज में लिखती थी उस लैंग्वेज में आसानी से सबको समझ में आ जाता था। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स in the lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी कहानियों में क्या होती थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात होती थी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब मनोवैज्ञानिक समस्या। अब मनोवैज्ञानिक समस्या का मतलब बहुत ऐसे लोग हुई को देखिए, उनके बारे में जानिएगा कि वो सबसे बात कर, कुछ लोगों से बात नहीं करते हैं, कुछ लोग बाहर लोगों से नहीं घुलते मिलते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा हमेशा चिंतित रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं, झगड़ालू किस्म का आदमी। तो ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सब मनोवैज्ञानिक कारक है। तो जो राइटर का क्या नाम है? त्रिवेणी। क्या नाम है? त्रिवेणी। उनकी कहानियों में क्या होता था? जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याएं, किसकी? सामान्य लोगों की, जन सामान्य की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत ही वो रोचक अंदाज में लिखती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। बात समझ में आया कि जो राइटर है कौन? त्रिवेणी। कौन सी राइटर है ये? कन्नड़ा लैंग्वेज की है, कन्नड़ भाषा में लिखती है और अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी स्टोरीज के माध्यम से बहुत ही रुचिकर ढंग से, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में, बहुत ही कई कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान बताती थी, उन समस्याओं का विश्लेषण करती थी। जटिल से जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विश्लेषण वो बड़े ही रुचिकर ढंग से करती थी, जो कि पढ़ने में भी मजा आए, आनंद आए। कोई शाई है, कोई शर्मिला है, कोई संकोची है, तो उसकी भावना को, उसकी फीलिंग को, उसके बारे में वो बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से लिखती थी कि पढ़ने में मजा आए। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. और कन्नड़ साहित्य के लिए, लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। क्या? लिटरेचर मीन्स साहित्य। साहित्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी के विषय में, किसी भी चीज के विषय में, किसी समस्या के विषय में, किसी के गुण के विषय में, चाहे सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसके विषय में कहानी या कविता के माध्यम से उसको व्यक्त करना लिटरेचर कहलाता है, साहित्य। जैसे हम लोग कभी हम लोग गुलाम हुआ करते थे, तो उनका जो पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करना, कहानी के माध्यम से व्यक्त करना, ये सब साहित्य के अंदर आता है। साहित्य में क्यों कहानी पढ़ते हैं हम? अब जैसे साहित्य में पढ़ते कोई स्वार्थी है, लालची है, उसका क्या परिणाम होता है,
तो स्वार्थ का परिणाम, स्वार्थ क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्वार्थ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में बड़े ही रुचिकर ढंग से व्यक्त करती थी। तो कहता कन्नड़ भाषा के लिए बहुत ही कम उम्र में वो मर गई थी। ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। तो कहता दुर्भाग्यवश इतनी अच्छी, इतनी महान, इतनी पॉपुलर, इतनी टैलेंटेड कन्नड़ जो राइटर थी, कौन? त्रिवेणी, वो बहुत ही कम उम्र में स्वर्गवासी हो गई। क्या हो गई? स्वर्गवासी हो गई, मृत्यु को प्राप्त कर गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। उनके मरने के 40 साल बाद तक, उनके मरे हुए 40 साल हो गया, उनके मरने के 40 साल बाद तक लोग उनकी नॉवेल्स को, उनकी कहानियों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, आज भी उनको, उनकी चर्चा करते हैं। कंटिन्यू टू अप्रिशिएट मतलब आज भी उसकी, उनके लेखन कला की प्रशंसा करते हैं, बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? किसकी प्रशंसा करते हैं? त्रिवेणी की नोवेल्स की, त्रिवेणी की उपन्यासों की। नोवेल उपन्यास होता है लॉन्ग स्टोरी, बहुत ही लॉन्ग स्टोरी। नोवेल का मतलब ऐसा होता है लॉन्ग स्टोरी, है ना, बहुत ही लंबी कहानी। कई बार होता है कि नोवेल छोटा सा बुक होता है, तो कई बार होता है वो एक कहानी को पढ़ने में आपको 4-4 दिन लग जाता है, कंटिन्यू पढ़ो तो, वो होता है नोवेल। फिर होता है शॉर्ट स्टोरी, है ना। अब हम लोग तो ब्रीफ स्टोरी पढ़ते हैं। इस पेज का ठीक है, इस पेज तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहले पैराग्राफ में क्या डिस्कस किए कि उनकी क्या समस्या थी, यही ना बताए। गांव में रहती थी, नॉर्थ कर्नाटका के, आने जाने का साधन नहीं था, सुबह का अखबार दोपहर बाद आता था, जो पीरियोडिकल्स होता था यानी साप्ताहिक जो पत्रिकाएं होती थी वो एक दिन बाद आता था। उसके बाद दूसरे में क्या चर्चा की? त्रिवेणी एक कन्नड़ लैंग्वेज की स्टोरी राइटर की बात की, कहानीकार की बात की, जो बहुत अच्छा कहानी लिखती थी, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती थी, उनको बड़े ही रोचक ढंग से वो प्रस्तुत करती थी। ठीक है, चलिए आगे दे देते हैं, आगे दे देते हैं। अब क्या कहता है? वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे। काशी यात्रे क्या है? नॉवेल। काशी यात्रे क्या है? नॉवेल। किसके द्वारा लिखा गया? कौन लिखी है? कौन लिखी है? त्रिवेणी द्वारा रचित नॉवेल, त्रिवेणी द्वारा रचित या लिखी गई नॉवेल। क्या नाम था? काशी यात्रे। काशी यात्रे मतलब यात्रा है, कन्नड़ भाषा में यात्रा को यात्रे हो गए हैं। काशी यात्रे अपीयरिंग एज ए सीरीज इन कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा देन। तो उन दिनों एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी, साप्ताहिक पत्रिका, वीकली मैगजीन मतलब जो सप्ताह में एक दिन आता है, साप्ताहिक पत्रिका। क्या नाम था उसका? कर्मवीरा। क्या? कर्मवीरा। तो इस कर्मवीरा साप्ताहिक पत्रिका में एक श्रृंखलाबद्ध लेख आता था, श्रृंखलाबद्ध लेख। श्रृंखलाबद्ध लेख का मतलब कि कोई कहानी, कोई लेख उसका एक भाग, एक अंश आज आया तो फिर अगले बार अगला भाग अगले सप्ताह आएगा, फिर उसके अगले सप्ताह आएगा, इस तरह से वो आता है। उसको कहते हैं सीरीज। जैसे आप लोग टीवी पर सीरियल देखते हैं ना, तो सीरियल में क्या होता है? कहानी चलती जा रही है, डेली आती है लगभग, तो उसको डेली सॉप कहते हैं। जो सीरियल डेली आती है उसको क्या कहते हैं? डेली सॉप।
कुछ कहानियां, कुछ सीरियल्स आती थी साप्ताहिक। तो यहाँ ये जो था, जो कर्मवीरा, एक कन्नड़ मैगजीन था, कन्नड़ पत्रिका कर्मवीरा था, उसमें एक त्रिवेणी द्वारा रचित नॉवेल की कहानी काशी यात्रा, त्रिवेणी द्वारा रचित नॉवेल काशी यात्रा श्रृंखलाबद्ध रूप से कहा, उसको उस मैगजीन में, पत्रिका में आता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये एक वृद्धा की कहानी है, एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो काशी और वाराणसी। यह कहानी एक वृद्धा की और उनकी आर्डेंट डिजायर, उत्कट इच्छा, तीव्र इच्छा, उत्कट इच्छा या तीव्र इच्छा, उस वृद्धा की कहानी है जिनकी तीव्र इच्छा है कहां, काशी या वाराणसी जाने की। जो काशी यात्रे नोवेल है, काशी यात्रे नोवेल जो कन्नड़ भाषा में साप्ताहिक पत्रिका में, मैगजीन में सीरीज के रूप में आता है, उस काशी यात्रे में क्या था, एक वृद्धा की कहानी है जिनकी उत्कट इच्छा, तीव्र इच्छा थी कहां, काशी या बनारस जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। अधिकांश हिंदू की मान्यता है, अधिकांश हिंदू मान्यता, बिलीव मतलब मान्यता, हिंदूज बिलीव, हिंदूज बिलीव मतलब हिंदू की मान्यता, हिंदू मान्यता, अधिकांश हिंदू की मान्यता है, अधिकांश हिंदू की मान्यता है, मान्यता है, हिंदू मान्यता। क्या क्या अधिकांश हिंदू मान्यता है कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा, जिसे विश्वनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी विश्वनाथ भगवान। काशी में विश्वनाथ भगवान है, और ये विश्वनाथ कौन है, कोई नहीं, शिव जी है। तो लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, समझिए, अधिकांश हिंदुओं की मान्यता है कि अपने जीवन में काशी की यात्रा करना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा, सबसे महानतम पुण्य का कार्य है। ठीक है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य क्या है, काशी जाकर, काशी में जाकर भगवान विश्वेश्वरा या विश्वनाथ की पूजा करना। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, यह जो वृद्धा है इनकी भी यही मान्यता है, वो भी काशी में, भगवान काशी में विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ को दर्शन करना चाहती हैं, लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करना चाहती है। And her struggle to go there was described in that novel। तो करे त्रिवेणी द्वारा रचित नॉवेल काशी यात्रा में किसी कहानी है, एक वृद्धा की कहानी है, एक तमिल वृद्धा की कहानी है, जो काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की दर्शन कर पूजा करने की इच्छा का वर्णन है, और उनके संघर्षों का वर्णन है, किन किन परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ा। काशी यात्रा में किसका वर्णन है, एक वृद्धा की काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने की इच्छा और उनके संघर्षों की, उनकी कठिनाइयों की, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, इसका वर्णन है। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव
बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब इसकी एक और, इस कहानी का एक भाग तो ये है, इस कहानी का एक भाग क्या है कि एक वृद्ध महिला है, उनकी इच्छा क्या होती है कि काशी जाकर भगवान विश्वनाथ की दर्शन करें, उनकी पूजा करें। वही दूसरी कहानी है कि एक यंग ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ युवती है वहां पर। कौन है? अनाथ युवती, यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव, जो किसी से प्यार करती है। एक अनाथ युवती है, माता पिता जिसके नहीं है, जिसके देखने वाले कोई नहीं है, वो किसी से प्यार करती है, बट देयर इज नो मनी फॉर वेडिंग, शादी करना तो चाहती है लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। दो चीज हो गया ना, वृद्धा कहाँ जाना चाहती हैं? काशी की यात्रा करना चाहती हैं। बगल में, उन्हीं के बगल में, उन्हीं के पड़ोस में एक युवती है जो शादी करना चाहती हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। अब जाना चाहते, जाहिर है पैसे जोड़ी हैं, पैसे जमा की हैं, ये पैसे इकट्ठा क्यों की हैं? काशी यात्रा के लिए, काशी यात्रा के लिए। लेकिन वहां पर अब समस्या क्या आ गई? उसी मोहल्ले में, उसी गांव में, उनके पड़ोस में एक युवती है, गरीब हैं, अनाथ हैं, उनकी शादी भी होनी है, शादी करनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। In the end, the old lady gave away all her saving without going to काशी। अंत में, कहानी के अंत में क्या होता है, इस नॉवल में क्या लिखा हुआ है कि वो जो वृद्धा है, जो पैसे रखी थी काशी यात्रा के लिए, लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन के लिए, वो सारे के सारे पैसे किसको दे देती है? उस अनाथ लड़की को दे देती है। काशी जाने के बजाय अपनी सारी सेविंग, सारी बचत, सारे पैसे किसे दे देती है? अनाथ को दे देती है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा in काशी। और वो मानती हैं कि इस अनाथ युवती की खुशी काशी विश्वनाथ की दर्शन से ज्यादा पुण्य का कार्य है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी के इस भाग के द्वारा सुधा मूर्ति बतलाना चाह रही हैं कि हमें अपनी सामाजिक सोच बदलनी चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें किसी भी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा उसके बजाय करने के बजाय उस पैसे को किसी जरूरतमंद पे खर्च कर देना चाहिए। सुधा मूर्ति यही बतलाना चाह रही भाव से, है ना। वो वृद्धा पैसा कहाँ खर्चा कर दी? उस गरीब युवती को दे दी कि लो बेटा पैसे नहीं है तो लो और जाकर अपनी शादी करो, अपनी शादी करो। यानी इस कहानी का मैसेज यही है, क्या मैसेज यही है कि यथासंभव अपने संचित धन का को परोपकार या सामाजिक कार्य में लगाइए, सामाजिक कार्य में लगाइए। ये क्या है? सुधा चंद्रन जी का, इस सुधा मूर्ति जी का कहानी के इस भाग का संदेश है। बाकी आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।